मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। उससे पहले अगर मैं बात कर लूं कि ये जो योजना है लेखपाल के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। तो जो लेखपाल के लिए जो योजनाएं होती हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बता दूं कि इन योजनाओं से लगभग आप 12 से 13 नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बात रह गई कि 12 से 13 नंबर क्वेश्चंस की। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों लेखपाल में एकदम कन्फर्मली पूछे जाते हैं और देखिए इससे क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो एकदम फिक्स हो जाता है कि हाँ कि आप 12 से 13 नंबर इस चीज़ से ऑलरेडी गेन कर पाएंगे। ओके, तो अगर कोई बैकग्राउंड वाइज आती है पीछे की बाइक वगैरह की तो आप उससे मत लीजिएगा, क्योंकि सिटी में है तो क्या है कि अलग से तो मैं रहता नहीं हूँ, सिटी में हूँ। उससे क्या होता है कि पीछे की बैकग्राउंड वाइज आती रहती है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हुए शुरू करते हैं। और कल से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक से क्या होगा कि जो ट्रिक होगी उससे आप कई सारी योजनाओं, कई सारे फसल्स, कई सारे राज्य, बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो लेट किए हुए बिना चलते हैं क्वेश्चन। देखिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और ये देखिए कुछ मैंने महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, इसको बस थोड़ा सा आपको समझाना है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना से। देखिए राष्ट्रीय जो पशुधन मिशन था ये जो लागू किया गया 2014-2015 में लागू किया गया। अब इसको देखिए अगर कोई योजना पूछी जाती है तो उसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? पहले तो पूछेगा कि ये जो योजना है ना, ये जो योजना है राष्ट्रीय पशुधन योजना कब लागू हुई थी। पहले तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको लागू करने की डेट आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये 2014 और 2015 को लागू हुई थी। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे ये मंत्रालय के बारे में ज़रूर पूछेगा कि यह किस मंत्रालय से रिलेटेड है, किस कैबिनेट से रिलेटेड है। ओके, तो ये जो रिलेटेड है कृषि एवं किसान कल्याण से रिलेटेड है। अब इसको याद करने का कोई तरीका एकदम सिंपल है कि अगर पशुधन के बारे में बात हो रही है, पशु अर्थात कि ये जो चीज़ें हैं, पशु मतलब किसी किसान के पास ही पशु होता है ना, शहर वालों के पास तो पशु होता नहीं है, होता भी है तो बहुत कम होता है ना। तो किसान के पास पशु है तो सिंपल है, यह कृषि मंत्रालय से जो है एक तरीके से रिलेटेड है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद हो गई। पशुधन योजना में एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना 2014 और 2015 को लागू हुई थी और इसका जो मंत्रालय था कृषि एवं किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय था। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछेगा कि इसका जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि जो पशु हैं जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई और भी जो सारे पशु होते हैं, है ना, उनको क्या करना कि एक तरीके से सुरक्षित रखना और उनकी प्रोग्रेस के लिए जो है कि सरकार हमें क्या करती थी, उनको एक तरीके से लोन देना या पैसे देना या उनकी एक तरीके से सुरक्षा करना वो हमको देती थी। ओके, तो इससे क्या होता था कि जो जैसे कि अगर सरकार आपको पैसे देती है उनकी हेल्प करने के लिए, कुछ अभी जो फ़िलहाल में निकला है कि जो सरकार है वो आपको पैसे देगी गाय खरीदने के लिए कुछ, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो पशु हैं उनकी तरक्की होगी और हमारे जो दूध है, दही है, इन सब चीज़ों में तरक्की होगी तो आगे जाके ये फ़ायदा करेगा। तो ये सब चीज़ें तो छोड़िए, बस आपको ये तरीका याद रख लेना है सिंपल कि इसमें बस इसका उद्देश्य ये था कि पशुओं की प्रोग्रेस हो। क्या हो? पशुओं की प्रोग्रेस। ओके, चलिए ये आपको आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा लॉक। ओके, अब ये 4 नंबर हो गया। अब हम 5 नंबर देखते हैं। ये 5वीं जो योजना थी वो थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये लागू कब हुआ था? ये 2013 को जो है वो लागू हो गया था। अब अगर ये 2013 को लागू हुआ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इसका मतलब क्या था? अब देखिए यहाँ पर शिक्षा के बारे में बात हो रही है तो सिंपल है कि अगर हम बात कर लें
कि अगर इसको किसी और नाम से भी जाना जाता था, अगर इससे पूछ दे कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा को किसी और अन्य नाम से, किस और अन्य नाम से जाना जाता था, तो उसको आप जाना जाता था रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को रूसा के नाम से भी जाना जाता था और ये 2013 में लागू हुई थी। इसका मंत्रालय ये था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। देखिए क्यों, क्योंकि अगर शिक्षा रहेगी, है ना, शिक्षा रहेगी तो ही ना मनुष्य का विकास होगा, है ना। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो मनुष्य का विकास कैसे होगा? वो कुछ पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो गांव में रहेगा या जहाँ पे भी रहेगा वो विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए सीधा इसका संपर्क क्या था कि मानव के संसाधन एवं उनके विकास से रिलेटेड यह मंत्रालय था। ओके, तो ये दो चीज़ें पूछी जाएंगी कि पहला बात कि लागू कब हुआ था और यह किस मंत्रालय से रिलेटेड थी, और एक बात उद्देश्य भी पूछा जाएगा। उद्देश्य इसका क्या था? सिंपल देखिए, उद्देश्य ये था कि मनुष्यों को, मतलब जो भी व्यक्ति हैं, मतलब पुरुष और स्त्री को क्या करना, शिक्षा में बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। ये जो चीज़ आप समझ में आगे होगी। और देखिए इसमें दो लोगों की हिस्सेदारी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना। अब इसमें हिस्सेदारी का मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार है कितना पैसा देगी और राज्य सरकार कितना पैसा देगी। तो इसमें जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, जिसको हम रूसा के नाम से जानते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसे हम रूसा के नाम से जानते थे, उसकी जो हिस्सेदारी अगर पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी, है ना। तो 65/35 जो थी, मतलब अगर जो पैसा वगैरह देगा, मतलब उसकी जो भी एक तरीके से हेल्प करेगा, वो करेगा केंद्र सरकार 65% और 35% कौन करेगा? राज्य सरकार। तो इन दोनों की क्या थी? हिस्सेदारी थी। तो चलिए इन सबको हम मिटाते हैं और इसको देख लेते हैं, डिजिटल वाले को, है ना। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए किसी में पूछ जाता है हिस्सेदारी, किसी में नहीं पूछ जाता है। तो आपको हर एक उसमें नहीं पूछा जाएगा कि इसकी हिस्सेदारी कितनी थी, इसकी हिस्सेदारी बताइए। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर एक का बताया, एक का नहीं बताया, है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी की हिस्सेदारी पूछी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का पूछे, तो आपने बताया कि 65/35 जो है वो होती है, यह केंद्र की होती है और ये राज्य की होती है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखिए पढ़ते हैं ये डिजिटल लॉकर क्या होता है। डिजिटल लॉकर से ही आप समझ पा रहे होंगे कि कोई इलेक्ट्रिक आप कह सकते हो कि डिजिटल मतलब समझते हो। डिजिटल मतलब कि ये आप जहाँ भी हो, आप चाहे आउट ऑफ इंडिया हो या कहीं पे भी हो, तो डिजिटली आप उसको निकाल पाओ, है ना। डिजिटल लॉकर का भी एक योजना थी और ये जो लागू हुई थी 2015 में लागू हुई थी। और इसका मंत्रालय था हमारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ओके, इसका मंत्रालय था सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लागू हुई थी 2015 में। और इसका उद्देश्य था कि जो सभी दस्तावेज हैं, है ना, जो सभी दस्तावेज हैं या दस्तावेज हैं कोई इलेक्ट्रिक ई दस्तावेज, मतलब दस्तावेज जो होता है ना, जैसे नॉर्मल अभी के ज़माने में क्या होता है कि गांव वाले अपना डॉक्यूमेंट ऐसे छुपा के रखते हैं करके, है ना, और वो सड़ जाता है, उसमें कुछ मतलब एक तरीके से सड़ जाता है, उसके बाद उस पर कुछ लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना। तो एक देखा होगा आपने, आप बहुत दिन तक किताबों को रख दो तो उस पर उसको कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इसको चाल देते हैं, है ना। चाल देना मतलब खा जाते हैं पत्ते को। तो
और इसका उद्देश्य था कि जो वो सारे डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाए, ई दस्तावेज किया जाए। ई दस्तावेज मतलब ई दस्तावेज है ना, ई दस्तावेज कह सकते हैं आप या ई हस्ताक्षर कह सकते हैं। ओके, ई हस्ताक्षर के तौर पे क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट रहेंगे जिस पे आप पे साइन वगैरह रही होगी वो क्या होंगे, वो आपकी ज़िंदगी जन्म के लिए मतलब लाइफ टाइम वो सिक्योर रहेंगे। ओके, केवल आपको पासवर्ड और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और ये चीज़ तो कोई भी रख सकता है। इतनी बड़ी मोटे मोटे दस्तावेज रखने से रखना है कि छोटा सा पासवर्ड आप याद रख लो या उसको कहीं पे लिख के रख लो, है ना। ऐसे लिख के तो नहीं रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है लिख के रखना। चलिए, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। क्या हुआ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ये योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला ये नहीं है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना। अब देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात कर लें तो इसके जो लागू हुआ था, प्रधानमंत्री लागू जब इन्होंने किया था तो ये किया था 1 मई 2015 को। 2015 को लागू हुई थी, और यह हुई थी पहली बार ये जब लागू हुआ था ना, तो ये बलिया के उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश के बलिया में लागू हुआ था। ओके, तो 1 मई 2015 को उत्तर प्रदेश के बलिया में ये चीज़ पहले लागू हुई। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम बात कर लें इसका जो मंत्रालय कौन सा था, मंत्रालय, तो इसका जो मंत्रालय था वो था पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ओके, प्राकृतिक गैस। क्यों, ऐसा क्यों था? देखिए, इसका जो उद्देश्य था कि जो गांव है ना, जैसा कि जहाँ पे रूरल एरिया है वहाँ पर क्या हुआ कि गैस को हो गया, तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पर इसका उद्देश्य था कि 5 करोड़ है। इनका उद्देश्य भी आप लिख लो, तो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य के बारे में मैं बता रहा था। तो 5 करोड़ जो गांव के लोग हैं ना, गांव के लोग हैं, 5 करोड़ ग्रामीण वासियों को, ऐसे शहर वालों के पास तो होता ही है, वासियों को इन सभी चीज़ों से लेस करवाना, मतलब एक तरीके से भरपूर करना। मतलब उज्ज्वला योजना का मतलब ये था कि जो गैस है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, और लगभग 5 करोड़ लोगों को प्राकृतिक गैस, मतलब एक तरीके से जो गैस सिलेंडर दिया गया है ना, तो उनका उद्देश्य ये था कि गांव के लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो और इन गैस का अच्छी तरीके से यूज़ करें। उससे क्या होता है कि जो लकड़ियाँ हो गई और कंडे हो गए, इसको गोबर के बनते हैं, वो सब हो गए, उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट प्रदूषण होता है, मतलब हमारा जो पर्यावरण होता है वह प्रदूषित होता है, पोल्यूशन। तो जिससे क्या होगा कि ये जब योजना चली तो लगभग 5 करोड़ ग्रामीण वासियों को इसका कनेक्शन क्या गया, दिया गया, है ना, कनेक्शन दिया गया, कनेक्शन दिया गया। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जब 5 करोड़ वासियों को इसका कनेक्शन दे दिया गया तो क्या हुआ कि इनकी जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। अब फ़िलहाल में इनका जो लक्ष्य है 2019-20 तक, 19 और 20 तक पूछ देखिए, 2019 और 20 तक इनका क्या लक्ष्य है, तो इनका लक्ष्य है लगभग 8 करोड़ लोगों को जो है इस चीज़ का, इस योजना का लाभ दिलवाना। तो आज की क्लास में हमने कुछ 3-4 योजनाओं के बारे में पढ़ा,
क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।